हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट किए थे पहले। तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 हम आज बताते हैं आपको। तो चूँकि आज हम रूम पे नहीं हैं, तो आज हम आपको कॉपी पे ही बता देते हैं। तो आई होप कि आप सब बढ़िया समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब हमको कह रहा है क्या, जांच करने के लिए कि कोई संख्या जो है वो मेरा 6 के पावर n के रूप का है। जहाँ पे मेरा n वो एक प्राकृत संख्या है का अंक जो है, इसका अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब कहने का हुआ कि इसका जो इसे मेरा n बराबर हम ले लेंगे। क्या n मेरा प्राकृत संख्या कह रहा है? जब मेरा n प्राकृत संख्या कह रहा है तो n बराबर मेरा क्या सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से चलते रहेगा। जब n बराबर हम अगर मान लो 1 धर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 आ गया। n बराबर 2 धर देते हैं तो कितना हो गया, 36 आ गया। अगर n बराबर हम 5 धर देंगे कितना आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 6 गुना 6 गुने 6 गुने 6 गुना 6, 36 36 गुना 6 गुना 36 यानी 216 गुना 36 आ गया। जो आएगा, जो भी आएगा, ये लास्ट में देखिए 17 लास्ट में 6 ही आ रहे हैं। मतलब इसका जो है अंक मेरा 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो हमको यही प्रूव करके दिखाना है क्या इसका जो अंक है मेरा 0 समाप्त होता है नहीं। तो यहाँ चलिए हम इसको हम हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिख लेते। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन हम आपको समझा ही चुके हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो अब हम सब सॉल्व करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो शून्य पर समाप्त होती है वह 2 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस कह सकते हैं हम क्या, इसीलिए वह संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होता है। तो अब हम यहाँ क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं कि जब कोई भी संख्या का जो अंक मेरा 0 समाप्त होता है तो उस संख्या का जो होता है न, तो 2 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी कोई भी संख्या जो जिसका हमको लास्ट अंक 0 पर समाप्त होता है तो वो संख्या में 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसलिए वह संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, आप क्या करेंगे, अब 6 है। तो 6 का हम जब क्या क्या करेंगे, 6 में 2 × 3 करेंगे, 6 हो जाएगा। इसका होल पावर n कर देंगे। तो ये हम यहाँ क्या देखते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 है। अंक गणित के आधारभूत
प्रमेय से ये गुणनखंड अद्वितीय है। गुणनखंड क्या है मेरा? अद्वितीय है। तो इससे स्पष्ट होती है कि 6 पावर n के हाँ तो क्या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ये गुणनखंड अद्वितीय है। इससे स्पष्ट होती है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता है, क्योंकि हम जब 6 को हम जब उसको क्या करेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे 2 और 3 आता है 6 के गुणनखंड में। तो 6 ऐसे करेंगे 6 गुणनखंड क्या आता है 2 और 3 आता है, 2 3 6 होता है। तो इसीलिए कि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता है। इसे हम यहाँ आपको हम दिखाए हैं 5 नहीं आ सकता है। अतः 6 पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। आई होप कि आप इसको पूरा दिख रहा होगा आपको। ये देखिए आपको ये पूरा दिख रहा होगा और आप समझ भी लिए होंगे, क्योंकि ये थ्योरी लिखने का इसमें पड़ता है। तो इसको आप थोड़ा लिखने का जो इसका स्ट्रक्चर है किस तरह से लिखा जाए उसको आप थोड़ा एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो अब हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? हमको दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों जो संख्या दिए गए हैं ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं क्या? पहला संख्या मेरा क्या है? तो पहला संख्या मेरा क्या है? बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे, इसमें क्या 7 गुने 11 हो जाएगा। इसमें 13 निकल गया, इसमें से भी 13 निकलेगा, प्लस है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस ये है, वहाँ कितने गुने हैं तो प्लस 1 आ जाएगा। अब चूँकि हम यहाँ क्या क्या देखते हैं, जब कोई भी संख्या किसी संख्या के गुणन में रहता है, मतलब मल्टीपल रहता है, तो वह संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित भी होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या यह संख्या एक और स्वयं के अलावे 13 से भी विभाजित होती है इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। तो हम तो ये फर्स्ट संख्या दिखा दिए कि मेरा भाज्य संख्या है। तो अब हम दूसरा संख्या जो दिया गया उसको भी दिखाना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या क्या दिया गया है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब चूँकि हम देखते हैं कि मेरा जो गुने एक पार्ट मेरा ये हो गया और दूसरा पार्ट मेरा ये प्लस के बाद दूसरा पार्ट ये हो गया। तो इसमें भी देख रहे हैं मेरा 5 को है, इसमें भी 5 है, तो इसे हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, आपको हम बताए थे कि कोई भी संख्या अगर किसी के मल्टीपल में रहता है तो वह संख्या उसके मल्टीपल से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और यहाँ ये संख्या जो है, ये संख्या ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है, ये संख्या मेरा 5 के मल्टीपल में है। इसका मतलब ये हुआ है ये संख्या जो मेरा है 5 से पूर्णतः विभाजित भी होगा। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ फिर वही बात लिखेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे क्या? यह
संख्या एक और स्वयं के अलावे पाँच से भी विभाजित होती है। ठीक है, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे, चूँकि अगर मेरा हैंड राइटिंग समझ नहीं आता होगा तो इसलिए हम बोल बोल के लिखते हैं कि आपको अगर मेरा हैंड राइटिंग समझ नहीं आता होगा आप हम जो बोल रहे हैं उसको सुन करके आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब हुआ, क्या कह रहा है कि एक मैदान है जो मेरा वृत्ताकार मैदान है, मेरा एक मैदान है और इस मैदान को वो कह रहा है रवि और सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में रवि कितना रहता है, रवि एक चक्कर लगाने में इस मैदान को 12 मिनट लेते हैं जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में मेरा सोनिया जो है 18 मिनट ले सकते हैं। मान लेते हैं कि रवि यहाँ से जो है मेरा सोनिया रवि पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है इस डायरेक्शन में दिशा में, तो यहाँ पर जो आता है यहाँ पुनः आ जाता है रवि और सोनिया, पुनः जो आ जाएगा यहाँ पर रवि और सोनिया कितना रवि को लगता है कितना एक चक्कर लगाने में, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लग जाता है तो 12 मिनट लग जाता है और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाता है। तो 2 चक्कर लगाने में कितना लग जाएगा रवि को, तो 2 गुना 12 24 मिनट लग जाएगा। 3 चक्कर लगाने में कितना लग जाएगा, तो 3 गुना 12 36 मिनट लग जाएगा। इस तरह से हम आगे भी चल सकते हैं। 4 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 5 चक्कर लगाने में कितना लग जाएगा, इस तरह से चलेंगे हम। तो सोनिया को देखते हैं। अब सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाएगा, तो 2 चक्कर लगाने में कितना लग जाएगा सोनिया को, तो 2 गुने 18 36। अब हम क्या देखते हैं कि रवि और सोनिया को जो है 36 मिनट दोनों को लग रहा है। रवि को 36 मिनट लग रहा है 3 चक्कर लगाने में, तो सोनिया को 36 मिनट लग रहा है 2 चक्कर लगाने में। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है कि दोनों को आराम से अब जो है क्या करेंगे, दोनों को 36 12 और 18 को हम एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, इस टाइप क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल देना है। तो हम चूँकि ये बना कर रखे हुए हैं आपको हम समझाने के लिए ये समझाए हैं, तो हम यहाँ पर बनाए हुए हैं क्वेश्चन को देखिए। से 12 और 18 का जब हम एलसीएम यहाँ पर निकाले हैं तो यहाँ देखिए मेरा 12 जब 18 को हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो क्या होगा, 18 का 2 गुना 3 हो जाता है। अब 12 जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 आ जाता है। अब इसमें क्या है मेरा कि 18 में मेरा 3 भी है और 12 में भी मेरा 3 है, ये दोनों कॉमन आ जाएगा 3 और 12 में भी मेरा 2 है 18 में 2 है, दोनों कॉमन आ जाएगा। ये दोनों कॉमन लिख दिए हैं। उसके बाद 18 में मेरा 3 है उसको भी लिख देंगे और 12 में मेरा 2 है उसको भी लिख दिए। इस तरह से इसका 12 18 के एलसीएम मेरा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरा क्या कि अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और आज का क्वेश्चन 7 नंबर यहीं ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.3 बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।